हिंद दोस्तों। और आज का जो वीडियो है मुख्य रूप से मेरा है कि रिजेक्शन जो सहायक आचार्य शिक्षक का जो भर्ती हो रहा है उसमें रिजेक्शन का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में वीडियो में होगा। और ये हमने सभी प्रकार का रिजेक्शन से संबंधित आप लोग को पहले ही बताया था, लेकिन आज है जो रिजेक्शन हो रही है इससे मैं अनुमान भी नहीं लगा पाया था कि ए भी रिजेक्शन के अंतर्गत आ सकता है। आप लोगों को जो जितने भी कैंडिडेट अभी तक रिजेक्शन हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही कारण है, उनका जो शिक्षक अर्हता का न्यूनतम जो मानक रूप है, योग्यता है, वही अपर्याप्त वहां लिखा जा रहा है और सीधे लिख दिया जा रहा है अप्राप्त है। अप्राप्त मतलब होता है कि आप स्क्रीन में देखिए कि अप्राप्त का मतलब क्या होता है कि जिस भी व्यक्ति को किसी चीज का जरूरत होती है, बुनियादी जो होता है जरूरत, उसको ना मिल पाना वही अपर्याप्त होता है। यानी कि सीधा सीधे आप समझ सकते हैं कि अगर यदि कोई भी वैकेंसी में आपके पास वो वैकेंसी के लिए स्नातक मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया और ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास नहीं है, तो वैसी स्थिति में जो नोटिस दिया जा रहा है वो अपर्याप्त लिखता है, जो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जितने भी कैंडिडेट रिजेक्ट हो नहीं रहे, आयोग उन्हें अभी तक रिजेक्ट नहीं कहा है, लेकिन अगर यदि आपके पास सर्टिफिकेट होगा ही नहीं तो ऑलरेडी आप समझिए कि अंदर से आप रिजेक्ट ही हैं। रिजेक्शन का जो लिस्ट है वो बाद में आयोग जारी करेगी, लेकिन आपको फिलहाल मैं जानकारी दे दूं कि ये जो अप्राप्त का मतलब है कि आपके पास जो डिग्री ये सहायक आचार्य का चाहिए वो डिग्री आपके पास नहीं है, जिसके वजह से ऐसा फॉर्मेट निकाला जा रहा है। जब भी झारखंड में ये डीवी होती है तो वहाँ पे ये नोटिस के तौर पे आप लोग को दिया जाता है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास ये डिग्री अप्राप्त है। इसका सीधा है कि आपको टाइम देता है, देखिए इसमें टाइम दिया गया है कि 13 जून तक आपको इस सर्टिफिकेट को जमा करना होगा और नहीं करने पर विभागीय है वो अपना कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने का मतलब ये होता है कि आपको थाना पुलिस में नहीं लगेगा, थाना फौजदारी का मतलब नहीं है। ये यहाँ ये कहने का मतलब है कि आपको ये जो आयोग है आपका इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपका उम्मीदवारी कैसे जा सकती है, वही इसमें होगा। तो इसका कारण क्या है मैं आज आप लोगों को सारा डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप लोग का जानकारी के लिए है और इसको भाली भांति आप लोग डीवी कराने से पहले इसके जितने भी बिंदु पर हम बात करेंगे वो आपके पास अवेलेबल हो तभी जाने से फायदा है, नहीं तो आपको वैसे भी रिटर्न आना है। क्योंकि आयोग कभी भी आपको नोटिस देगा, उस नोटिस के आधार पर अगर यदि आप उतने दिन के अंदर उसको कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो आपको फिर से नोटिस देगा, नहीं जमा करते फिर नोटिस देगा, अंत में आप पे पास रहेगा ही नहीं तो आप जमा कहाँ कीजिएगा, तो अंत में वो रिजेक्ट कर देगा। ये मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला। अब रही बात कि आज जितने भी डीवी हो रहे हैं रिजेक्शन का मुख्य कारण क्या है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि रिजेक्शन का मुख्य कारण है जो बीएड और जेटेट दोनों का सेशन में मिसमैच होना, वही है मुख्य कारण। यानी कि 2013 तो ठीक है, लेकिन जितने भी 2016 वाले अधिकतम टेट पास अभ्यर्थी हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं सबसे अधिक। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टेट का रिजल्ट आया था वो मार्च 2017 में कंप्लीट हो गया था। मार्च 2017 में 2016 का जो था टेट का एग्जाम वो कंप्लीट हुआ था मार्च 2017 में, और जो बीएड सेशन है उस समय 2 साल का हो चुका था। यानी कि 2015 और से 17 का जो सेशन है, 2 ही मुद्दा है जिसके वजह से आज इतने स्टूडेंट है रिजेक्शन हो रहे हैं। यानी कि 2015 से जो 17 का सेशन वाले जितने भी बीएड किए हैं वो कहीं से करें, क्योंकि जो सेशन यहाँ है वही सेशन हर एक इंडिया के हर एक कोना में चलता है। तो जिस वक्त वैकेंसी आया था उस वक्त 2016 था टेट का जिसमें आया था, और 16 के बाद ये एग्जाम इसका नवंबर में हुआ था और 2017 में मार्च में इसका रिजल्ट दे दिया था टेट का। आप सोच सकते हैं कि जो बीएड का जो सेशन चल रहा था 15 से वो 17 चलता है। आपको पता है कि जितने भी कोर्स हैं वो अधिकतम जून जुलाई अगस्त तक ही चलता है, जुलाई अगस्त सभी का रहता है। ये आप लोग को सभी भाली भांति परिचित है। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा, जब टेट का रिजल्ट मार्च 17 में कंप्लीट कर दिया और आपका जो बीएड का एग्जाम हुआ होगा, जो भी जितना भी अगर यदि टाइम टू एक्यूरेट हुआ भी होगा तो जून जुलाई वो खींच लिया होगा। तो समझिए कि जिसमें आपका टेट का मार्कशीट अपने हाथ में आया था उस समय आप फाइनल एग्जाम नहीं लिखे थे, फाइनल एग्जाम नहीं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है टेट का जो मार्कशीट है उसमें भी लिखा हुआ है कि ये
सर्टिफिकेट वायलेट तभी होगा जब आप इसके अनुरूप जितने डिग्रियां हैं आप आपके हाथ में होना चाहिए। यानी कि मार्च, जैसे कि रिजल्ट आने के पहले, टेट का रिजल्ट आने के पहले 1 दिन पहले तक आपका रिजल्ट जो है बीएड का वो आपके पास होना चाहिए था, एटलीस्ट रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो वो भी नहीं है, जिसके वजह से रिजेक्शन होगा। और मैं बता देता हूं कि 2015 और 17 का सेशन का जितने भी होंगे कैंडिडेट वो सभी का रिजेक्शन लिस्ट में ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सोच सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको ये भी बता दूं कि 2734 सीटें हैं, इसमें भी 30 से 40% आपको रिजेक्ट होंगी। आप समझ लीजिए कि अगला रिजेक्शन का क्या कारण है। अगला रिजेक्शन है, आप लोग स्क्रीन में देख भी रहे हैं, जो एक कैंडिडेट का रिजेक्शन हुआ है। इनका रोल नंबर, ईमेल आईडी और फोन नंबर को और नाम को हाइड कर दिया गया है। ये है पर्सनल इशू के कारण। आप यहाँ देखिए कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीएल, फर्स्ट कॉलम में ही लिखा हुआ है कि एनसीएल सर्टिफिकेट इसमें जमा नहीं किया, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है ऑलरेडी है कैटेगरी में दिया गया है। तो जब ये एनसीएल का फॉर्म भरवाता है, वहाँ जो परिशिष्ट 5 है वो आपको भरवाएगा ही, लेकिन जो हमने बताया था घोषणा पत्र वो भरवाएगा ही, लेकिन आपको इसमें टाइम शेड्यूल दे देगा, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन कितने हैं जो कमेंट में खुद हमको बोलने लगे आपको शायद पता नहीं है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने आप लोग को साफ साफ बताया था कि आपको वो टाइम शेड्यूल देगा, इतने दिनों के अंदर आपको जा करके जमा करना होगा, हर हाल में करना होगा। मैंने आपको बता भी दिया था, लेकिन कितने लोगों सुने नहीं। कोई बात नहीं, जब प्रॉब्लम आदमी को आता है तो ही समझ में आता है कि कोई भी सर्टिफिकेट का वैल्यू कब होता है। जब इनका सिलेक्शन हुआ है, ओबीसी में ही हुआ है, कैटेगरी में हुआ है, तो एनसीएल इनसे मांगा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो सेकेंड इशू इनका है वो इशू हो गया है बीएड का जो डिग्री है उसमें। तो ये समझिए कि ये बाहर होगी। एक और इशू है, इसमें भी देखिए, तो इसमें है कि बीएड का ही इसका भी इशू है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कितने कैंडिडेट हैं जिनका इशू ऐसा ही आते जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जितने भी सर्टिफिकेट आपका है वो सभी एक बार अरेंज कर लें, अपने घर में अरेंज कर लें। कल भी मैंने आपको बोला था कि जो डीवी होगा एक बार अपने घर में आप खुद कर लें, उसके बाद वहां जाए, ताकि उतना दिक्कतें का सामना करना नहीं पड़ेगा। मैं आज आप लोग को और सुझाव दे देता हूँ। ये तो मैथ साइंस का रिजल्ट आया, लेकिन अभी बहुत आने वाला है, इनके कैंडिडेट बहुत कम है, लेकिन अभी तो वैकेंसी कहाँ हुआ है समझिए। ये तो 2734 3000 के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। अभी समझिए कि जो 26,000 यानी कि 23,000 वैकेंसी का और रिजल्ट आना बाकी है। आप सोचिए उन लोगों का डीवी आना बाकी है। आप लोग को ये सीख भी मिलेगा कि हम ये पता चलेगा कि आगे हमको कैसे कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना है कि क्या नहीं रखना है। मैं आज एक छोटा सा प्रारूप आपको दे रहा हूँ कि जब भी आप वहाँ डीवी के लिए जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनको सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो फॉर्म दिया जाता है उसको भरने के लिए आपको काम है कि वो फॉर्म को जो दिया गया है वो घर से ही भर के लेते जाइए। पहला काम हो गया। दूसरा हो गया, आपको घुसते के साथ ही आपको जेटेट उस समय का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, प्लस में जो अबर का जो मेंस का एग्जाम हुआ 4 पेपर का, चारों पेपर का आपको एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है। अगर यदि आपके पास एडमिट कार्ड चारों में से कोई भी खो गया है तो आप एक एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाइए। ये समस्या सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको मांगा जा रहा है मार्कशीट मांगा जा रहा है, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, इसका मांगा जा रहा है मार्कशीट। उसके बाद आपके पास मांगा जा रहा है सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसका, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और बीएड का, ये चीज मांगा जा रहा है और इसी में से आपको छांटा जा रहा है। उसके बाद ये सभी कंप्लीट होने के बाद आपको मांगा जा रहा है कास्ट विथ एनसीएल, कास्ट के साथ आपको एनसीएल मांगा जा रहा है। अगर यदि आपका सिलेक्शन कैटेगरी में हुआ है तभी, नहीं तो नहीं मांगा जाएगा। दूसरा है रेसिडेंशियल, वो सभी आपको मांगा जा रहा है। सभी सर्टिफिकेट अगर यदि आपका एक्सपायर हो गया है, हाल फिलहाल में बना है, 2-4 महीना के अंतर ये एक्सपायर हो गया है, तो आपको वहाँ पे स्वघोषणा पत्र को भराया जा रहा है। ये हम आपको बता दे रहे हैं कि स्वघोषणा पत्र को भराया जा रहा है। उसके बाद आपको ये सभी दस्तावेज का सत्यापन होगा। सत्यापन के होने के बाद अगर यदि आपका कोई भी इशू निकलता है तो वो वहाँ पे वो मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद आपको सुझाव दिया जाएगा कि जो भी आपका उसमें मार्क किया गया है वो अगला टेबल में कुछ समय के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने समय के बाद वो टेबल में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका डीवी सबमिट होगा आपका इशू को वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, वहां से आपका ऐसा जो स्क्रीन में देख रहे हैं लिस्ट में बन के आ जाएगा और आपको उसमें टाइम दिया जाएगा कि आपके पास ये डिग्री है, ये आपका अपर्याप्त है, इसको आपको इतने डेट में सबमिट करना है। अगर यदि रहा तो आप सबमिट करिए, नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट ही होना पड़ेगा।
तो ऐसी स्थिति में समझिए कि रिजेक्शन लिस्ट काफ़ी ज़्यादा होने का चांसेस है, इतना जान लीजिए। तो समझिए कि जो वैकेंसी है 26,001 पर, इसको आप मुझे नहीं लगता कि ये भर पाएगी जैसा स्थिति। अब इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट तो छोड़िए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लिस्ट भी आ सकता है। इसलिए जितने भी इसमें इस एग्जाम में अपेयर हुए हैं और जिनके पास वैध शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो किसी भी प्रकार से सेशन मैच नहीं कर रहा है, वो सबके लिए एक नहीं होता है। हौसला रखिए, जज्बाती में कोई फैसला मत लीजिएगा। आप हिम्मत रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बाहर हो रहे हैं। तो आपको वो 26,001 पद है, उसको तो भरना है हर हाल में। तो वो वैकेंसी में आपको मौका मिलेगा, डीबी के लिए 100% मौका मिलेगा, क्योंकि 30 से 40% स्टूडेंट अभी बाहर हो रहे हैं। तो आज का जानकारी यही था, और मैं आप लोग को हर बार कह रहा हूं कि जहां तक संभव हो, अभी कैटेगरी वाले जितने भी हैं, जो सर्टिफिकेट होता है, दस्तावेज अपने पास अवेलेबल करा के रखिए। भले ही आपका सिलेक्शन जनरल में हुआ होगा, नो इशू, लेकिन आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसको रखिए, क्योंकि अगर यदि आपका सिलेक्शन कैटेगरी में दे दिया है, अगर नहीं रहेगा तो देख लीजिए कि टाइम ज़्यादा दिन नहीं दे रहा है, 1 सप्ताह से भी कम टाइम दे रहा है। अगर यदि 1 सप्ताह में आपका एनसीएल बन जाता है तो समझिए ठीक है, और नहीं तो फिर से आपको जा करके विभाग से खुद से एप्लीकेशन लिख करके, मर्जी एप्लीकेशन लिख करके आपको टाइम लेना पड़ेगा। तो वैसा स्थिति ना हो, उसके लिए हमने हर बार आपको कहा है कि जो सर्टिफिकेट आपसे बनने लायक है और बन ही जाएगा, तत्काल अप्लाई कर दीजिए। ये रिजल्ट का जो आपका है या फिर आने वाला रिजल्ट है, उसको लगवा करके आप अप्लाई कर दीजिए, तत्काल में डालिएगा। उसके बाद आगे जा करके जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, बनने लायक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एनसीएल आपको लगभग 1 सप्ताह 10 दिन में भी बन जाता है। इसलिए मैं बोलूँ क्योंकि मैं खुद बनाया हूँ, इसलिए क्योंकि आपको अधिकारी से जाके मिलना पड़ेगा, सिर्फ ऑनलाइन कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको उनके चेंबर में जा करके मस्ती करना होगा कि सर हमारा आने वाला है, और इसके चलते अगर यदि हम बाहर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दुखी होंगे। तो वो जितने भी ऑफिसर है वो समझते हैं, वो आपका काम कर देंगे। तो आज के लिए यही था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, समझिए कि बड़ा अपडेट था आप लोगों के लिए। और देखिए, कोई भी, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट हुआ है वो छटे किसी तरह, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं, सभी ने किया भी है, तभी यहाँ इस मंजिल तक पहुँचे हैं। और यहाँ से अगर यदि किसी कारण से उनका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता है तो कितनी बड़ी दुखी की बात है। लेकिन ये आपका है जो सर्टिफिकेट की बात है, इसमें सहानुभूति सिर्फ हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट है वो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ना इसको कोई बदल सकता है। जो सेशन में आपका मैच कर गया है उसको रिजेक्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए आज का यही वीडियो था। कैसा जानकारी लगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम हर वक्त नए अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।